दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर लिखी गई अब तक की वन ऑफ द बेस्ट बुक रिच डैड पुअर डैड, जिसे करोड़ों लोग पढ़ चुके हैं। इस बुक ने हमें बहुत कुछ सिखाया, चाहे वो एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस हो या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन का एक्चुअल मीनिंग। इन सभी चीजों के बारे में हमें इस बुक ने बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन हम सबको इतना सारा ज्ञान देने वाले इस बुक के राइटर रॉबर्ट टी कियोसाकी को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट आती है कि इनके ऊपर 1.2 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। बेसिकली 13 जनवरी को रॉबर्ट ने इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड किया जिसका कैप्शन था कि वो अभी 1.2 बिलियन डॉलर के कर्जे में हैं। और इसके बाद मानो हर जगह खलबली मच गई। हर कोई ये सोचकर हैरान था कि जिस इंसान ने इतनी फेमस बुक लिखी, जिसने हर किसी को पैसों को लेकर इतना सारा ज्ञान दिया, आखिर वो कैसे इतने बड़े कर्जे में डूब सकता है। और फिर हर जगह, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर ट्विटर, हर जगह लोग उन्हें ट्रोल करने लगे कि जिस इंसान ने सबको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में इतना कुछ सिखाया, वो खुद ही आज इतने बड़े कर्जे में कैसे आ गया। वो खुद अपने फाइनेंस को हैंडल नहीं कर पाया। आखिर इसका क्या रीजन है? रॉबर्ट कियोसाकी ने इतना सारा कर्जा क्यों ले रखा है? क्या वो अब तक हमें झूठा नॉलेज दे रहे थे? और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लोन्स को लेकर कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देने वाला हूँ जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो गाइज, रॉबर्ट कियोसाकी इतने बड़े कर्जे में क्यों है, ये जानने के लिए आप सबसे पहले तो उनका ये पूरा रील देखो, जिससे आपका 60% डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। I own about 12,000 rental units. How did I acquire those property? I used debt. You see, the more debt I use, the more property I own, the less tax I pay. And if you think paying taxes is illegal, tax is a Marxist idea. I hate this. And people say, well, you should pay taxes. No, we shouldn't. What Marx says is that a progressive and oppressive income tax is essential for the spread of communism. That was in 1848. The facts are America was founded as a tax-free nation. It was called the Boston Tea Party. And we were tax-free for all of these years until 1913 when the Fed was created. The same year, guess what else was created? The IRS. And ever since then, we're paying taxes. So guys like me pay no taxes legally, but the more harder you work, the more money you make, the higher taxes you pay. If that's not communism, what is? And I think it's an American duty not to pay our taxes, because if you read the Communist Manifesto, you'd understand why. तो गाइज बेसिकली रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मैं एक बिलियनियर हूँ क्योंकि मैंने इतना सारा कर्जा ले रखा है और यही मेरी अमीरी का राज है। रॉबर्ट हमेशा कहते हैं कि डेट हमेशा दो तरह का होता है, गुड डेट और बैड डेट। वो कहते हैं कि एसेट वो चीज होती है जो हमारे जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटी वो चीज है जो जेब से पैसा निकालती है। और दोस्तों रॉबर्ट ने इतना सारा कर्जा लिया है एसेट बनाने के लिए। वो 12,000 से भी ज्यादा रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज ओन करते हैं, जिसपे उन्हें भारी मात्रा में रेंटल इनकम भी आता है। इसीलिए उनका ये डेट गुड डेट है, क्योंकि उनके ऊपर कर्ज सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर है, जबकि उनके इन सभी प्रॉपर्टीज की वैल्यू कई बिलियन डॉलर्स हो चुकी है और ऊपर से उनको इन सबसे रेंटल इनकम भी आता है। सो बेसिकली उन्होंने इतना सारा कर्जा लिया है ताकि वो और भी अमीर बन सके। इन शॉर्ट रॉबर्ट कियोसाकी ने कर्जा लिया है पैसों का पेड़ लगाने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको गुड डेट के कुछ और भी बहुत बड़े एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ, सो प्लीज वीडियो में अभी बने रहना। तो गाइज बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि कर्ज लेना बहुत ही समझदारी का काम है। जो इंसान, जो कंपनी या जो देश कर्ज ना ले सका वो महाबेवकूफ है। हालांकि ये स्टेटमेंट थोड़ा बुरा साउंड कर रहा होगा, लेकिन वीडियो खत्म होने तक आप भी अग्री करोगे। तो दोस्तों कर्ज लेना बहुत ही समझदारी का काम तो है, जब कर्ज लेने का तरीका और उद्देश्य सही हो। क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका ने ले रखा है। अमेरिका की टोटल जीडीपी है 26.5 ट्रिलियन डॉलर, जबकि कर्जा है 34 ट्रिलियन डॉलर। यानी कि टोटल जीडीपी से भी ज्यादा अमेरिका के ऊपर तो सिर्फ कर्जा है। लेकिन दोस्तों अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक से इतना सारा डेट अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लिया है। यदि अमेरिका इतना सारा कर्ज ना लेता तो शायद कभी सुपर पावर भी ना बन पाता। अब दोस्तों आप एक सिंपल सी बात समझो कि मान के चलो एक नया सड़क बनाना है पटना से दिल्ली, जिसे ट्रैवल करने में 12 घंटे लगते हैं। अब यदि पटना से दिल्ली एक बेहतरीन एक्सप्रेसवे बना दिया जाए 20 लेन का, जिसपे कभी जाम ना लगे, और यदि इस रोड को बनाने का कॉस्ट आएगा 1000 करोड़, तो परिवहन मंत्रालय क्या करेगी? 1000 करोड़ का लोन लेगी वर्ल्ड बैंक से 10% के ब्याज पे, यानी कि सालाना ब्याज देना होगा 100 करोड़। लेकिन यदि वो सड़क बनकर तैयार हो जाएगा तो जिस दूरी को तय करने में 12 घंटे लगते थे, उसमें मात्र 4 से 5 घंटे लगेंगे। यानी कि टाइम भी बचेगा और फ्यूल भी बचेगा। और हमें पता है कि उस सड़क से ज्यादातर कौन लोग गुजरेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि अमीर लोग या फिर
बिजनेस व्हीकल्स यानी कि बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह जिनसे टोल वसूला जाएगा, और ये इनके लिए भी फायदेमंद होगा क्योंकि अच्छी सड़क होने से गाड़ियों का मेंटेनेंस कॉस्ट तो बहुत कम आता ही है, साथ ही इससे टाइम और फ्यूल भी बचता है। अब यदि इस एक्सप्रेसवे से डेली 20,000 व्हीकल्स भी गुजरेंगी और इनसे ऑन एन एवरेज 500 रुपए भी वसूल किया जाता है तो पर डे 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी कि साल का 365 करोड़ रुपए, जो कि 4 साल में हो जाएगा 1460 करोड़ रुपए। तो सिर्फ 4 साल में ही वर्ल्ड बैंक को 400 करोड़ ब्याज के साथ 1000 करोड़ आसानी से चुका दिया जाएगा। उसके बाद सिर्फ थोड़ा मोड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, बाकी सब उसके अगले साल से सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो आप बताओ कि ये गुड डेट हुआ या बैड डेट? और दोस्तों अभी इसका जीता जागता एग्जाम्पल है मुंबई का अटल सेतु। गवर्नमेंट ने इस ब्रिज को बनाने के लिए 20,000 करोड़ का लोन लिया है। इस ब्रिज को बनाने से घंटों की दूरी सिर्फ मिनटों में तय हो जाएगी और इस पे भी सारा कॉस्ट टोल के माध्यम से ही वसूल किया जाएगा, और ये भी ओवरऑल एक फायदे का सौदा है। और गाइस इसी तरीके से पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट काफी सारे शानदार एक्सप्रेसवेज एंड हाईवेज बना रही है, जिस वजह से अब काफी लंबे डिस्टेंस को भी ट्रैवल करने में बहुत कम टाइम लगता है। इन रोड्स को बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि किसी भी देश की इकोनॉमी तभी ग्रो कर सकती है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। उसके बाद दोस्तों यदि हम कुछ उद्योगपतियों का एग्जांपल ले तो मुकेश अंबानी के पास जियो का पैसा कहां से आया? जब लोग 2G और 3G भी यूज नहीं करते थे तब मुकेश अंबानी 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिए, वो भी लोन लेकर। उनके पास इतना कैश नहीं पड़ा हुआ था। लोगों को पहले फ्री में 4G का आदत लगाया और ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी से मोनोपोली क्रिएट किया और अब जियो से नोट छाप रहे हैं। उसके बाद कुछ इसी तरीके से आप चाहे जिस भी बड़ी से बड़ी कंपनी का एग्जांपल लोगे, वो चाहे इंडियन हो या ग्लोबल, सबके सब लोन लेकर ही बड़े बने हैं। और चाहे जिस भी बड़ी इकोनॉमी वाले देश का एग्जांपल आप लोगे, वो सब भी लोन लेकर ही डेवलप हुए हैं। बस केवल लोन लेने का उद्देश्य सही होना चाहिए और उस लोन को चुकाने की क्षमता भी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? क्या हमें लोन लेकर एसेट बनाना चाहिए या बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? तो गाइज आप किसी भी चीज को छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। आपकी जितनी क्षमता है उतना ही लोन ले, क्योंकि यदि आप लोन लेकर कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद भी लोगे तो आपको रेंटल इनकम उतना नहीं आएगा जितनी उस लोन की EMI होगी। इस तरह का लोन आपको बहुत ही बुरे कंडीशन में भी धकेल सकता है। इसीलिए लोन चाहे कितना भी अच्छा हो, लोन हर किसी के लिए नहीं होता। इन सब के अलावा आप बैड लोन से तो बिल्कुल दूर रहें, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का ओवर यूज, शो ऑफ के लिए लोन पे कार लेना या EMI पे आईफोन खरीदना। इस तरह के लोन्स आपको और भी बुरे कंडीशन में धकेल देंगे। इसके अलावा आप बिजनेस लोन भी तभी लेना जब आपको उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में पूरी तरह से नॉलेज हो। सो दोस्तों ओवरऑल बस इतना ही कहना चाहूंगा कि गुड डेट को आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन अपनी कंडीशन और क्षमता को देखते हुए। सो आई होप कि आप इस वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे। बाकी यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।